गुड इवनिंग क्लास। शर्मा कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कुछ और नई चीज़ें सीखें। ठीक है, आज 2, 3, 4, 5 चैप्टर करा देंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, आधे घंटे की चलेगी ये वीडियो लगभग, और आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों कुछ हमने क्या किया है, ठीक है, अभी मेरी प्लानिंग ये है कि अभी जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते तब तक हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट एक इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप सभी मेरे नंबर पर फ़ोन करके, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे हाय लिख के अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि एक बॉयज़ का अलग बनाएंगे ग्रुप और एक गर्ल्स का अलग होगा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, बॉयज़ का अलग रहेगा, गर्ल्स का अलग रहेगा, और बॉयज़ में से भी दो बच्चे रहेंगे। एक वो बच्चे रहेंगे जो थ्योरी करना चाहते हैं, सिर्फ थ्योरी, और एक वो बच्चे रहेंगे जो प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। गर्ल्स में तो सारी गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे प्लस ये बच्चे, ये दोनों, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप बनेंगे ग्रुप व्हाट्सएप पे, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। टाइम बच्चों मैं बता देता हूँ, सुबह का टाइम रहेगा 8 से 9 का, और शाम का टाइम भी शायद 8 से 9 का ही रहेगा। ठीक है, या दिन में 1 घंटा, या फिर ये 8 से 9 देखेंगे टाइम सूटेबल, रोज मेरे टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 1 घंटा ज़रूर रखेंगे, दिन में 1 घंटे की क्लास ज़रूर होएगी 8 से 9। ठीक है, या मॉर्निंग में होएगी या इवनिंग में होएगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन डालूँगा ग्रुप पे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन डालूँगा। और क्वेश्चन कौन से डालूँगा, जो मैंने रिवीजन करा दिया है। अभी मैंने आपको पार्ट बी कराया है। पार्ट बी का मतलब है हमारा रेशो हो चुका है कंप्लीट, कैश फ्लो हो चुका है, और ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स भी जल्दी हो जाएगा, इन तीनों के क्वेश्चंस आपको जो है उसके अंदर मिलेंगे, और थ्योरी के बच्चों के अलग चलेंगे। तो ये चलेगा इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर होगा क्या कि आपको जैसे ही क्वेश्चन डालना है 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन करके दिखाओगे और फ़ोटो मेरे को भेजोगे। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगा आंसर क्या है क्या नहीं है, फिर जैसा भी प्रोसेस रहेगा। तो बच्चों आप लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो तब आएंगे बच्चों हमारे 99 मार्क्स आएंगे। लेकिन 99 नहीं चाहिए मुझे तो कितने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बेटा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 99 तो हर साल आते हैं, 99 तो मैं कितनी बार देख चुका हूँ। लेकिन मेरा प्रयास, मेरी ट्राई यही है कि 100 आउट ऑफ 100 आए। तो इसके लिए मैं मेहनत करूँगा, और आप लोग भी, सभी बच्चे लगभग क्लास के सभी बच्चे आ चुके हैं हमारे इस चैनल पे। तो करेंगे बच्चों स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोगों का, आप सभी बच्चों का, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट रहेगा। तो अभी हम बच्चों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे समझिए नहीं। तो जैसे ही आज जो हमारी क्लास रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है, इसलिए एक बार ध्यान से सीख लो इन चीज़ों को। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं बच्चों के, तो ये भी तैयारी करा देता हूँ, शायद इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो देख लो एक बारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है बेटा, इस चीज़ ये वाला लेसन का नाम है। ठीक है, इसको मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सीखना। ठीक है, अब बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या बोलता है कि हर कंपनी, जो भी हमारी कंपनी है, वो 2 चीज़ें अर्न कर रही है बेटे। क्या अर्न कर रही है, ठीक है, एक तो प्रॉफिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे को कंपनी की क्या देखनी है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, बेटा। एक क्या देखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। फाइनेंशियल
पोजीशंस को बताती है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। हमारा कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013, उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शंस, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन आप लोगों को याद नहीं रखना, ये जब प्रोफेशनल बन जाओगे, बस सीए वगैरह करोगे ना, तो उस टाइम आएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ये बोलता है कि हर कंपनी अपनी 5 चीज़ें तो बनाएगी। कौन कौन सी? एक तो बनाएगी बेटा बैलेंस शीट, दूसरा बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तीसरा बनाएगी बेटा इसमें टेस्ट में ना आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर, मतलब पार्ट भी पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है बेटा। देख ध्यान से क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी सिखाया था आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इन चेंज स्टेटमेंट यार ऑफ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शेयर्स के अंदर आपके, ठीक है, वो अलग होता है। 5th नंबर पे आएगा बच्चों, 5th नंबर पे क्या था याद कर लो, 5th नंबर पे एक और बनता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोलते हैं बेटा उसको, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे समझिए नहीं, तो ये 5 चीज़ें बनानी होंगी, कौन कौन सी, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है। अगला एक और सेक्शन है इसी के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, ये बोलता है कंपनी एक्ट का ही 2013 का, ये बोलता है कि कोई भी कंपनी है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बेटे, ये 3-4 लेसन ना आपके जो है आएंगे कम से कम 6-7 नंबर के, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। क्यों देखो ज़्यादा आएंगे, 6-7 के क्यों आएंगे, ज़्यादा के आएंगे, ठीक है। कभी 8 नंबर के आ जाते हैं, कभी 10, कभी 12, इस तरह से आते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हर कंपनी अपना क्या रखेगी, रिकॉर्ड रखेगी बेटा, ठीक है। एक सेक्शन इसके अंदर और आता है बेटा, बस लास्ट सेक्शन है, फिर इसके बाद जल्दी से हम सेक्शन 129 सबसेक्शंस 1, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारे को जो अपने अकाउंट्स है वो क्या रखने पड़ेंगे, ट्रू एंड फेयर रखने पड़ेंगे बेटा, उनको वो ट्रू एंड फेयर व्यूज़ होने चाहिए उनके, ठीक है। इसी के अंदर है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करता है, सीए इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, जो हमारा ICAI इंस्टीट्यूट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करेंगे भी अभी, ठीक है। गौतम जैन ने मेरे को बोला है सर मैंने करनी है, और भी उसने बोला है, सौरभ गर्ग ने बोला है मेरे को फ़ोन करके कि सर मेरे को सीए करनी है। तो बच्चों बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए भी आपको रेफ़र करेंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है। तो अगला देखो शेड्यूल नंबर 3 भी बेटा, ठीक है, एक ना शेड्यूल नंबर 3 होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनना चाहिए, और दूसरे नंबर पे क्या बनना चाहिए हमारा, बैलेंस शीट भी उसी के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ठीक है बेटा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब जल्दी से हम बुक में से पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है बेटे। आगे होगी चीज़ समझ सभी को। तो इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, कई बार आ जाता है कि कौन, ठीक है। एक चीज़ और है यार, एक एक्सेप्शंस और रहेगी बेटे, क्या है एक्सेप्शंस, जो हमारी एक होती है हमारी ओपीसी कंपनी आप लोगों को पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। इसके अंदर एक मिनिमम जो है
हमारा एक ही डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होता है बेटा हमारा, और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या हो सकती है कंपनी के अंदर 15, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो बाद में बात है, ठीक है। उसके लिए हमारे को अलग एक मीटिंग्स के होनी चाहिए, मीटिंग वो अलग है बेटा, उसका बाद में पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। 15 से मतलब मैक्सिमम बेटा कितनी 15 और मिनिमम कितनी 1, ठीक है। ओपीसी कंपनी चाहे तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है किसके अंदर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर, बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं उसके लिए। एक तो कंपनी की जो सेल है, ठीक है, एक तो कैपिटल के रिगार्डिंग है पर, ठीक है बेटा, एक तो कैपिटल के रिगार्डिंग है कि कैपिटल उसकी अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड याद कर लूँ, हाँ यार कुछ 50 लाख थी शायद, एक मिनट बुक में से ही देखना पड़ेगा। बता देते हैं, यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर बच्चों के डाउट नहीं रहेंगे। तो ओपीसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्राइवेट चाहे तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर ले, चाहे पब्लिक कंपनी में। 2 शर्तें जो है उसको फॉलो अप करनी पड़ेंगी। एक तो कंपनी की कैपिटल, जो कंपनी की कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा जो कंपनी का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और है बेटे, इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी कर देगी तो प्राइवेट कंपनी में भी और पब्लिक कंपनी में भी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटे ध्यान रखना, ओपीसी कंपनी को और स्मॉल कंपनी को, ठीक है, ये सब इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक नंबर का आ सकता है कि किस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 2 आ सकती है इसके अंदर, एक तो स्मॉल कंपनी भी ऑप्शन में हो सकता है, एक ओपीसी कंपनी भी आ सकता है। तो ठीक है बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 मैंने बता ही दिया क्या बोलता है, ठीक है। सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 में मैंने बता ही दिया, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 को फॉलो अप करना चाहिए, और शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। जल्दी से हम किस पे पहुँचेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, और फिर उसके बाद बच्चों किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जल्दी से पढ़ के फिर छुट्टी, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी कराऊंगा बच्चों, बस देखो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे आपको किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, पेपर में भी नेम ऑफ द कंपनी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च लिखना है, इन रुपीज़, ठीक है, जरूर लिखना है, मार्क्स कट जाएगा बेटा, ठीक है। और लिख देना कंपनी एक्ट शेड्यूल नंबर 3, ठीक है, पार्ट शेड्यूल नंबर 3 लिख देना, बस सफिशेंट है, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल, ठीक है, करंट ईयर में कितनी थी और प्रीवियस ईयर में कितनी थी। अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब होता है कंपनी ने रेंट रिसीव्ड किया है, ये कोई भी अदर इनकम है बेटा इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो हमारा टोटल रिवेन्यू आ जाएगा सेल प्लस रेंट रिसीव्ड वाली जो इनकम अदर इनकम कहलाएगी, और सारा टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू का मतलब है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान से सीख लेना। और यही फॉर्मेट बेटा कंपैरेटिव में है, और जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो सेम फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बेटा मैंने करा दिया, लेस कर देंगे बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना हमने स्टॉक जो है परचेज किया है, चेंज इन ओपनिंग स्टॉक को हमने क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट किया है, या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स को हमने फिनिश्ड गुड्स में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, चेंज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा बेटा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है, इस तरह से कोई एक्सपेंसेस पे करे हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब बच्चों ये होता है इंटरेस्ट पेड किया है हमने कोई, ठीक है, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आप लोगों को बता दूं कि डेप्रिसिएशंस तो हमारा फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है, और अमोर्टाइजेशन हमारा ये जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके ऊपर लगता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे ऑयल वेल होते हैं ना बेटा,
ऑयल वेल होते हैं, तेल के जो कुएँ होते हैं, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उन पे क्या लगता है, डिप्लेशन लगता है, उन पे क्या लगता है, डिप्लेशन। ठीक है बेटा, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस कैसे हो गए, सारे के सारे खर्चे हम सारे के सारे जोड़ लेंगे तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू में से सारे के सारे खर्चे लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये लो, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मूला। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बच्चे, जो अदर इनकम है मैंने बता दिया ना, रेंट रिसीव्ड हो गया वो भी आ सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो भी आ सकता है, डिविडेंड से कोई इनकम हो रही है वो भी आ सकती है, अगर हमने कोई एसेट्स सेल करी है वहाँ से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आ सकता है। बेटे आ गया समझ। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर मैंने बता दिया, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आएंगे। बस तो बच्चों बस ये ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, आओ आइए जल्दी से हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पढ़ लें, ये चैप्टर हमारा फिनिश। बस ठीक है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है, अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है। और ध्यान रखना ये हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं बनता, ये किस में बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। किसमें बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है। नेम ऑफ कंपनी लिखोगे सबसे पहले, बैलेंस शीट लिखनी है, इन रुपीज़ लिखना है बेटा, फिर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर इसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आती है, मैंने शेयर वाले लेसन में कराया हुआ है आपको। शेयर कैपिटल बेटा कौन कौन सी आती हैं, शेयर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हेड है इसके, हेड फर्स्ट हेड है, इसके अंदर हेड कितने होते हैं, 4 हेड होते हैं। तो फर्स्ट हेड कौन सा है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, ध्यान रखना। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी, शेयर कैपिटल। बेटे शेयर कैपिटल कैसे निकलती है, मैंने शेयर वाले लेसन में कराया था, उसमें से देख लेना। ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फॉर्मेट याद होना चाहिए, मेरे याद है। ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, लेस कॉल्स इन एरियर, ऐड कर दो फॉरफीचर। ये बेटा हो गया हमारा शेयर कैपिटल का। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा कौन सी आएगी, कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं हमारे कौन कौन से रिजर्व आते हैं, एक सेकेंड, रिजर्व में आते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हमारे कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व पता ही है क्यों बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं जो हमारे आउट ऑफ बिजनेस से होने वाला जितने भी प्रॉफिट है वो सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कौन सी होते हैं, कैपिटल रिजर्व में ये जा सकता है आपका फॉरफीचर से होने वाला जितना प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेटा आपको पता ही है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी पता है से। ठीक है, जब हम अपनी कैपिटल से मतलब जो है ना कुछ फंड्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं ताकि हम अपने जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर सकें, तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता ही है, 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में सेल हो रहा है। ठीक है, इसके उसमें पढ़ लेना आप। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की बुक है तो दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है। ये लो कैपिटल रिजर्व, ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेटा, ये रहा बता ही दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने बता ही दिया। ठीक है, और डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, डिवेंचर की पेमेंट करने के लिए बताया था ना आपको, सिंकिंग फंड वगैरह, DRR बताया था मैंने, बताया था DRR में हर कंपनी 30 अप्रैल तक कितना पैसा डालेगी, 15%। बेटा बस प्लीज़ पर 30 अप्रैल 15% तक बेटा डालना होता है कंपनी को। रिवैल्यूएशन रिजर्व बताया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा, ये सारे के सारे रिजर्व आएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी आ गया। मनी रिसीव्ड शेयर अगेंस्ट वारंट्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी। ये क्या होता है मनी रिसीव्ड शेयर वारंट्स, इसमें पीछे से जो कर लेना। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों को आ जाएगा समझ।
अच्छा आगे चलते हैं इसके बाद जल्दी से। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव तो होगी है लेकिन अभी भी हमने शेयर क्या नहीं करे, अलॉट नहीं किए। नॉन करंट लाइबिलिटी, बेटे नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपको पता ही है, बैंक से लोन लिया हमने, लोन फ्रॉम मतलब 1 साल से ज़्यादा का लोन है तो क्या आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बेटे नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का मिलेगा ना, ठीक है। लो एक बारी और बता ही देता हूँ फिर भी, ठीक है, जितना मेरे को नॉलेज है। तो ये लो डेफर्ड टैक्स भी बता देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो इसको, ये ठीक है। हमारे जो 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो अकाउंट्स होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड हो गया हमारा। दूसरा एक होता है हमारा इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स ये बेटे जो फाइनेंशियल टैक्स, ये फाइनेंशियल अकाउंट जो लॉ है वो अलग है, जो इनकम टैक्स लॉ है वो अलग है, ठीक है। आगे समझिए नहीं, तो बेटे दोनों के ना रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसके ये कहता है ये कि हम 5 ईयर्स तक कोई भी कंपनी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 5 साल तक क्या करेगी, संभाल के रखेगी। लेकिन इनकम टैक्स लॉ ऐसा नहीं बोलता, ये कहता है ना 8 साल तक आपको क्या रखने पड़ेंगे, ठीक है, 8 ईयर्स तक आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो है संभाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। आगे समझ, तो जल्दी से देखते हैं डेफर्ड टैक्स क्या होता है। और ये आपको पता है कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं मेन, तो वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन इसके अंदर बुक के अंदर क्या है, 2 मेथड है, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक WDV मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको 11वीं में पढ़ाया था और WDV मेथड भी मैंने 11वीं में पढ़ाया था। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है फिक्स्ड मेथड, जैसे 1 लाख की हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख की हमारी बाइक है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो कितना भाई 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। तो ईच ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। जैसे 1 लाख की थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, चीज़ कितने की बची, 90,000 की, फिर 10,000 लग गया, चीज़ कितने की बची, 80,000 की, फिर 10,000 लग गया, 70,000 की। इस तरह से इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर हम WDV के अंदर बात करें तो अलग है। जैसे 1 लाख की बाइक थी, 1 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 10,000। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन सेम आएगा, सेकेंड ईयर में 1 लाख में से 10,000 लेस कर दिया, कितना आ गया बेटा, 90,000, और 90,000 के ऊपर 10% लगेगा, मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू रह रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे, नहीं आया समझ, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। 1 लाख में से 10,000 लेस कर दिया, 90,000, फिर 90,000 का 10% कितना आ गया, 9,000, फिर 90,000 में से 9,000 लेस कर दिया, 81,000 आ गया, 81,000 का फिर 10% कर दिया तो 8100 आ जाएगा। बेटे आ गया होगा सभी को समझ, ठीक है। ये WDV मेथड है, ठीक है बेटा। अब देखो जल्दी से, सपोज अकाउंटिंग इनकम कितना है, 20 लाख, कितनी है, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख है अकाउंटिंग ईयर, 20 लाख है, और टैक्स कितना है, टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी, 15 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 15 लाख। टैक्स रेट कितना है, 40%। तो क्या होएगा, इन सच केस टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग 20 लाख हमारी इनकम थी, अकाउंटिंग ईयर मैंने कहा था ना, अकाउंटिंग लॉ अलग होता है और इनकम टैक्स लॉ अलग होता है। तो अकाउंटिंग लॉ कहता है भैया 20 लाख की आपकी इनकम है, 40% टैक्स लग गया बेटे, टैक्स तो टैक्स कितना आया, 8 लाख। टैक्स कितना बनता है, 8 लाख। लेकिन वो कहता है हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है कि नहीं सर, गलत बोल रहे हो आप, क्या है, इनकम कितनी है आपकी, 15 लाख, तो टैक्स कितना है, 40%। 15 लाख का 40% बेटा कितना होएगा, 6 लाख। तो 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचा, 2 लाख। तो अब देखो आप, अब सर समझा दो एक बारी, तो देखो बनता था टैक्स हमारा 6 लाख, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बनता है, 8 लाख, पे कितना कर रहे हैं हम, 6 लाख, तो 2 लाख। ये 2 लाख जो है हमारी क्या बन गया, टैक्स लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर ईयर, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर ईयर के लिए बन गया। इसको कहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा क्या है, ये देखो इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 8 लाख। करंट ईयर में हम कितना, 6 लाख, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी बच गई, 2 लाख की। ये हमारी लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। आगे समझिए नहीं, ठीक है, बस। तो बच्चों ये हो गया हमारा
जल्दी से ये टैक्स लाइबिलिटी आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आप समझ ही चुके हो, ठीक है। ये बार पढ़ा दिया ना मैंने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आपको पता ही है बेटा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम डिवेंचर्स, ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आपको पता ही है। करंट लाइबिलिटी बेटा मैंने करंट उसमें बताया था, रेशो वाले में अब नहीं बताऊंगा, ये ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जो बैलेंस शीट है उसके हेड बता दो। तो 4 हेड हैं। एक तो कौन सा? शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा कौन सा? नॉन करंट लाइबिलिटी। चौथा कौन सा है? करंट लाइबिलिटी। बस बेटा, इसके बाद हमारा नॉन करंट एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो है हमारी कौन सी होती है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता ही है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो दिखती हैं हमारे को, इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो हमारे को नहीं दिखती, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेटा इंटेंजिबल, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी बता दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, नॉन करंट जो लंबे समय के लिए 1 साल से ज़्यादा है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या चीज़ होती है? इसके लिए एक और एग्जांपल है इसके अंदर, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये रही, ठीक है। इसके अंदर वही है, एक बार एग्जांपल देख लो। सपोज अकाउंटिंग इनकम कितनी है हमारी? 15 लाख। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एक्सटेंड 5 लाख। टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ द प्रोविज़न, टैक्स रेट इज़ 40%। टैक्स रेट वो कहती है कि ये कहता है कि सर मेरे खर्चे हुए, कितने के खर्चे हुए? 5 लाख के, लेकिन टैक्स अथॉरिटी ने उसको क्या कर दिया? डिनाइड कर दिया। आगे चलते हैं इसके बाद बेटा। तो देखो यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग कितना है? 15 लाख का 40% कर दिया तो कितना बना अकाउंटिंग ईयर में? 6 लाख। टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग कितना? 20 लाख का 40% 8 लाख। तो नेट डेफर्ड टैक्स कितना बच गया? 2 लाख। तो बेटे बस इसकी एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट। ये आपको एंट्री वगैरह नहीं आएगी, ठीक है, बस ये पूछेगा। तो ये क्लास लगभग ख़त्म हो चुकी है हमारी, ठीक है। करंट एसेट्स हम पढ़ ही चुके हैं, हम ये सारी की सारी मैंने बता दी थी आप लोगों को। बस ये हमारा दोनों फॉर्मेट हो गए। इसके अंदर से ज़रूर एक बारी रिवाइज़ कर लेना, इससे बाद आपके कॉमन साइज और कंपैरेटिव के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।